Hello students, welcome to 8th NCERT History video class. Today we are starting 6th chapter, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. In the previous video, we have studied that how colonial rule was affecting each and every section of the society. And we have studied about the indigo plantation in crop production. We have studied that how these policies were affecting and how these were humiliating the planters and all the sections, other sections of the society. So in this chapter, continuously we will study about the effect of colonial rule on the basically especially two industries, textile and iron and steel. Okay, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ही, तो ये देखिए एक इमेज दी गई है जिसमें पोर्ट दिखाया गया कि किस तरीके से जो गुजरात का जो एरिया है, सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड. क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, माल लाना ले जाना जो है ये बहुत ज़्यादा होता था. लेकिन डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी. इट्स इंपॉर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी. लेकिन ये जो पोर्ट है 18th सेंचुरी में जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. तो वो क्यों होने लगा, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, so this chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles, iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. क्योंकि उस समय अगर हम बात करें मेनली जो 17th सेंचुरी है, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया था. ठीक है, पहले जो है घरों में रह कर के लोग छोटे छोटे प्रोडक्शन किया करते थे, लेकिन जब मशीनें डेवलप हो गई थी, एक्चुअली अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो जो मशीन्स हैं वो डेवलप हो गई थी और उनका यूज़ जो है वो शुरू हो गया था. और जब मशीनों का यूज़ शुरू हो जाता है तो एक रिवोल्यूशन हो गई प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर. ओके, Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation on the 19th century. क्योंकि जो ब्रिटेन था उस समय सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन्होंने डेवलप की और ये जो है फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बन गया. And when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. ध्यान रखना है आपको, ये किसके लिए कहा जाता है? ब्रिटेन के लिए कहा जाता है. आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन ब्रिटेन वाज ग्रोइंग एज एन इंडस्ट्री. ओके, तो उसके लिए क्या कहा गया? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization in India. अब ये जो ब्रिटेन जो इतना डेवलप हुआ, ये हुआ क्यों? इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं ये जो कारण है वो किससे जुड़ा हुआ था? इंडिया से. कैसे जुड़ा हुआ था? देखो, हमने पढ़ा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आई थी किस लिए? ट्रेडिंग के लिए, है ना. जब इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डेकेड्स. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. जो कंपनी आई थी भारत में ट्रेडिंग के लिए आई थी और धीरे धीरे इसके जो पैटर्न थे, ट्रेडिंग के पैटर्न जो है इसने चेंज किए, है ना. और यहाँ से जो भी सामान ये खरीदती थी इसको बाहर के मार्केट में, इंग्लैंड में या यूरोप में ले जाकर बेचती थी और उससे अपना प्रॉफिट कमाती थी, है ना. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगिन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल मटेरियल. यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इन लोगों को जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर दिखने लगी, है ना. कि इंडिया से अगर हम ये सारा सामान, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम यहाँ पर ले लें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे हम यहाँ से ले लें, एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगिन फ्लडिंग इन इंडिया. यानी कि शुरुआत में तो ये सारा सामान यहाँ से लेके गए, ठीक है, बाहर के देशों में बेचा इन्होंने, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इन्होंने वहाँ का यानी कि ब्रिटेन का सामान ला करके यहाँ बेचना शुरू कर दिया. ठीक है, इससे क्या हुआ? जब यहाँ आकर यहाँ की मार्केट जो थी वो कोलैप्स हो गई. भाई एक ये एरिया है, यहाँ पर ये इनकी लोकल मार्केट है, ठीक है. अब यहाँ से पहले क्या हो रहा है? बाहर के ये एक एरिया है, यहाँ के लोग आ रहे हैं, यहाँ से सामान खरीद रहे हैं और बाकी के एरियाज़ में बेच रहे हैं. तो इससे क्या होगा? इस एरिया डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी आएगी, इनकम होगी, है ना. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, तो यहाँ ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं ना, तो ब्रिटेन ने अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू कर दिया. अब क्या करा था? ये यहाँ से सामान लेने की बजाय अपना सामान ला करके यहाँ पर बेचना इसने शुरू कर दिया. और जब इन्होंने यहाँ पर अपना सामान बेचना शुरू किया तो लोगों ने ख़रीदा भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सस्ता था, ड्यूरेबल था, डिज़ाइनर था, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो इनकी यहाँ पर खूब सेल हुई. तो यहाँ ये वाला जो मार्केट था, इससे लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया.
क्यों बंद कर दिया? भाई इनका जो सामान था मार्केट में पहुंच ही नहीं रहा था, तो जो लोकल मार्केट थी वो क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडियन क्राफ्ट थे या इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ने लगा। अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन ने क्यों शुरू किया। जो इंडियन टेक्सटाइल की जब हम बात कर रहे हैं और वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, तो अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कंक्वायर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाई फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, कि जब तक बंगाल पर इनका अधिकार नहीं हुआ था, है ना, जो हमने पढ़ा कि पॉलिटिकली जो है ये लीड नहीं करने लगे थे हमें, उससे पहले तक इंडिया है बहुत बड़ा जो सप्लायर था कॉटन टेक्सटाइल का, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, और ये सारी चीज़ें बाहर के देशों में भेजी जाती थी। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बिन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप। अब देखो ये इमेज आपके सामने है, कितना बढ़िया काम यहाँ पर किया हुआ है ना। उस समय की जब हम बात करते हैं तो ये काम था, ये डिज़ाइन जो थे, जो कलर था, क्वालिटी जो थी, इन सब के लिए जो इंडियन टेक्सटाइल है यानी कि इंडियन जो कपड़ा है वो बहुत फेमस था। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग, जो सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, यहाँ तक जो है ये भेजा जाता था इंडियन टेक्सटाइल। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। अब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी वो यहीं से सामान खरीदती थी और बाकी के एरिया में जाकर बेच देती थी। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनके बहुत सारे एविडेंसेस हमें जो है राइटिंग में मिलते हैं। ठीक है, तो मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उस समय इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। 70s की बात कर रहे हैं, ये मिड 70s की। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। वो टेल्स अस हिस्ट्री। अब देखो क्या पता लगता है हमें। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसूल। कैसे पहुंचा? जो इंडिया जो कपड़ा, इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो दूसरे देशों तक पहुंचा कैसे? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हम देखें तो ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा जो हम कहें कि डेवलप नहीं होती कि ये लोग यहाँ से ले जाकर वहाँ बेचते थे, तो कैसे उन तक पहुँचा? तो सबसे पहले जो अरब मर्चेंट्स थे वो इंडिया से जो है कपड़े लेकर के गए, कॉटन जो क्लॉथ है यहाँ से लेके गए, और जो मोसूल जो इराक के अंदर जगह है वहाँ पर ले जाकर के इन्होंने इसको बेचा, और उनसे किसने खरीदा? जो यूरोपियन ट्रेडर से उन्होंने खरीदा इनसे। अब क्योंकि ये मोसूल में मिलता था इसलिए इस कपड़े को क्या नाम दे दिया गया? मुस्लिन नाम दे दिया गया। ठीक है, अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. तो ये तो हो गई किनकी? अरब के थ्रू किस तरीके से जो टेक्सटाइल जो कपड़ा है वो पहुंचा। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइम है, जो पुर्तगीज़ थे। पुर्तगीज़ जो है केरला कोस्ट पर इन्होंने लैंड किया, और जो कैलिकट है वहाँ से इन्होंने जो है जो स्पाइसेस लेने थे, साथ ही साथ इन्होंने जो कॉटन जो है वहाँ से खरीदा और वापस यूरोप अपने साथ लेके गए, वहाँ उन्होंने बेचा। तो विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड कैलिको। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? कैलिको। तो देखो दो नाम आ गए, मुस्लिन एंड कैलिको। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। तो धीरे धीरे जो है कैलिको ही जो है वो नाम इसका फेमस हो गया। ठीक है, जब अरब लेके गए उन्होंने उसे मुस्लिन कह दिया, और जब पुर्तगीज़ लेके गए क्योंकि कैलिकट से लेके गए थे तो वहाँ इन्होंने इसको कैलिको कहा। ठीक है, चलिए अब जो इंडियन टेक्सटाइल था उसमें इतनी सारी वैरायटीज़ थी। आगे की जो इमेजेस हम देखेंगे तो उसमें देखो बांधनी है, चिंट्स है, आज भी जैसे हम देखते हैं ना, तो बहुत तरह तरह के जो है वो कपड़े के स्टाइल हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर आगे एक बिल दिया गया, उस बिल को एक एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट किया गया कि उसकी कितनी डिमांड थी, कितने स्लॉट जो उसके मंगाए जाते थे। ये देखो पीस है या जो भी है परसेंटेज नोटिस, हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइज्ड इन लंडन, है ना। तो ये देखो कब की बात है, उस समय की बिलिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसकी कितनी डिमांड थी। ओके, अब जो अलग अलग नेम जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने बांधना कहा, ठीक है, बांधना, जो चिंट्स हमने कहा, तो ये अलग अलग स्टाइल होते थे। जामदानी वेव ये है देखो अर्ली 20th सेंचुरी का। जामदानी इज ए फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवन ऑन द लूम। ये देखो जो डेकोरेटिव मोटिव्स है ना, जो कशीदे हैं, जो नमूने हैं, वो यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। ऑफन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वॉज यूज। मेनली जो देखो गोल्ड थ्रेड आपको नजर आ रहा है, तो इस तरीके की जो स्टाइल इसको क्या कहा जाता था? जामदानी। Cotton and gold thread was used as in the cloth in this picture. The most important centers of Jamdani weaving were Decca in Bengal and Lucknow in the United Provinces. तो ये दो एरिया जो है ये मेन थे किसके लिए? जामदनी के लिए। क्लियर?
तो यहाँ पर भी अलग अलग देखो आपको टर्म मिल रही है। जैसे चिंट्स की हम बात करें, इट इज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। चींट, चींट होते हैं ना, चींटे, तो उससे से ये वर्ड नया जो है वो डिराइव हुआ। जैसे छोटे छोटे पैटर्न बने होते, फ्लावर पैटर्न होते थे, कलरफुल फ्लोरल डिज़ाइंस होते थे, तो उन्हीं से इसका जो एक स्टाइल जो है इंडियन फैब्रिक का वो बन गया, जिसे क्या कहा गया, चिंट्स कहा गया। ओके, इसी तरीके से बांधना है। बांधना में क्या होता था, जैसे ब्राइट कलर्स के जो प्रिंटेड स्कार्फ वगैरह यूज़ किया करते थे, जैसे आज भी हम यूज़ करते हैं ना, तो बांधना स्टाइल थी वहाँ पर। तो अलग अलग स्टाइल दी गई हैं कि जो टेक्सटाइल होता था, जो कपड़ा होता था, उसके अलग अलग स्टाइल्स मिलते थे। ये देखो जैसे ये दिया गया है ना, टाई एंड डाइंग हम पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं, है ना, बंधेज हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग ये स्टाइल्स जो है यहाँ पर दी गई हैं। रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, है ना, जो बांधना होता है, जैसे अलग अलग तरीके से हम डाई करवाते हैं, बंधेज हम जिसे कह देते हैं। ओके, जैसे कासिमा बाज़ार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, चारपुरे, ये जब जगह दिखाई गई कि जहाँ पर इन सब चीज़ों का सेंटर हुआ करता था। दे वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, इनकी सब स्टाइल होती थी। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग भागों में जो है अलग अलग नाम भी हम इसको दे सकते हैं कि कई कई अलग अलग नामों से ये पॉपुलर हुआ। अब यूरोपियन मार्केट में जब ये इंडियन टेक्सटाइल पहुंचा तो उनको टेंशन भी होने लगी। पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल से वो चिंता में पड़ गए। वूल एंड सिल्क मार्केट इन इंग्लैंड बिगिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। क्यों? क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, लोग जो इंडियन स्टफ़ है उसी को खरीद रहे थे और वहाँ का जो स्टफ़ है वूल और सिल्क वो लोग नहीं खरीद रहे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1720 में क्या कर दिया, बैन कर दिया। जो भी प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल आती थी, जैसे चिंट्स है इंग्लैंड के अंदर, इसको बैन कर दिया। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो इंडिगो थी उसको बैन कर दिया था, इसी तरीके से ये जो चिंट्स जो कपड़ा होता था उसको भी 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नोन एज दी कैलिको एक्ट। ध्यान रखना है आपको, ये क्या कहलाता था, कैलिको एक्ट, जहां पर चिंट को बैन कर दिया गया था इंग्लैंड में। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है शुरुआत हो गई थी इनकी, और अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब ये लोग, इन्होंने बैन तो करवा लिया, लेकिन इनको जो लोग वहाँ पर रहने वाले थे उनको तो कपड़ा चाहिए था, है ना। तो उन्होंने इस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या किया, तरह तरह के तरीके अपनाए इन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री तो शुरू हो गई थी। तो फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इन्होंने खुद की इंडस्ट्री बनाई सबसे पहले, जिसे क्या कहा गया, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ, यानी कि जो इंडियन स्टाइल था इसको उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल ही रहेगा, है ना, कॉपी चाहे आप कितनी भी कर लो। तो जो ओरिजिनल स्टाइल था उसको ये लोग कॉपी नहीं कर पाए। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड, क्योंकि जब डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी उसकी और प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था, उसी समय जो स्पिनिंग जैनी है उसकी डिस्कवरी हुई, जिसको किसने किया था, जॉन के ने, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। स्पिंडल्स मतलब जो चरखे पे जो सूत काते जाते हैं ना, तो उसकी जगह अब मशीन के थ्रू जो है ये सूत काटने लगे ताकि ज़्यादा सप्लाई हो सके और ज़्यादा जल्दी वो कपड़ा बना सकें। ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी है, इंडस्ट्रियल टाइम में इसका रिवोल्यूशन इन्वेंशन हुआ, जॉन के ने इसको रिलीज किया। कब? 1764 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, है ना, मशीनों का यूज़ अब शुरू हो गया था। लेबर वर्क की जगह अब क्या हो रहा था, सारा मशीनों के साथ काम हो रहा था। तो 1786 रिवोल्यूशनलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वेविंग। क्लॉथ कुड नाउ बी वुवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गई थी, मार्केट में ज़्यादा जा रहा था, तो उसके रेट भी क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि सस्ता मिलने लग गया। लेकिन क्वालिटी तो क्वालिटी है, तो इंडियन टेक्सटाइल अभी भी क्या कर रहा था, मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच, द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। इन सब ने अपना अपना जो है प्रॉफिट कमाया। दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। अब उस समय क्या करते थे, ये यहाँ का जो
रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं कॉटन या सिल्क जो है, जो अब यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था इंडिया के अंदर, यहाँ से क्या करते थे, परचेज करते थे और बदले में सिल्वर कॉइन्स है वो यहाँ पर दिया करते थे। आपको ध्यान होगा हमने इंडिगो के टाइम में भी पढ़ा था कि जब ये कंपनीज ट्रेडिंग करती थी तो यहाँ से सारा रॉ मटेरियल लेकर के जाती थी और वहाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका प्रोडक्शन करती थी और बदले में हमें इनकम मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब इनको पॉलिटिकल पावर मिलने लगी, ये क्या बन गए, दीवान बन गए, दीवानी राइट्स, ध्यान है आपको। जब इनको दीवानी राइट्स मिलने लगे तो इन्होंने इन सब एरिया से क्या किया, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, यानी कि टैक्स इन्होंने लगा दिया। जब ये टैक्स लगाने लगे तो जो इनके देशों से यहाँ पर करेंसी आ रही थी, गोल्ड के सिल्वर के कॉइन आ रहे थे, तो वो तो बंद हो गए क्योंकि यहीं से ये इकट्ठा कर रहे थे और यहीं से ये मटेरियल परचेज कर रहे थे, है ना। सो इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स, इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन इंडिया एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल। ठीक है, मतलब यहीं से कमाया और यहीं पर उसको खर्च कर दिया। तो हमारे देश में तो कोई इनकम हुई ही नहीं, है ना, बाहर से कुछ आए नहीं, भाई हमसे लिया और हम ही को दे दिया, तो कोई मजे वाली बात नहीं हुई ना। तो इन्होंने वो सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब क्या बन गए थे, इनके पास फाइनेंशियल जो राइट्स हैं वो इनको मिल गए थे। अब ये देखो, ये अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है मेन सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे चिंट के हैं, प्लेन वाइट के हैं, सिल्क के हैं। तो इस मैप को जब आप थोरोली रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, चलिए अब हुआ क्या, हुआ दी वीवर्स। वीवर्स कौन थे, वीवर्स कौन थे, जो कमिटीज जो घर बैठ करके ही यानी कि सूत काटती थी। देखो ये मशीन दिखा रखी है ना आपको, अतांती, अतांती वीवर, तो तांती कहा जाता था इनको। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, यानी कि कपड़ा बुनने का काम करते थे। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहाज और मोमीन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। तांती कहाँ से बिलोंग करते थे, बंगाल से। जुलाहे जो थे या मोमीन जिन्हें कहा जाता है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्थ इंडिया से। सेल एंड केकोलर एंड देवंग्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की ये कम्युनिटीज़ थी। ये कुछ फेमस कम्युनिटीज़ थी जो वीविंग के लिए मशहूर थी, यानी कि इनका जो काम है हर जगह मशहूर था। आज भी हम देखते हैं ना कि कभी कभी जैसे हम अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ की जो बुनाई थी, वीविंग जो थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग, स्पिनिंग यानी कि सूत काटना। अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन, ये सूत काटने का काम मेनली कौन करती थी, लेडीज़ करती थी। चरखे से, चरखा और तकली जो है वो यूज़ किया करती थी। स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट आपको ध्यान होगा अभी इस तरीके से चरखा होता है ना, तो सूत है जो यहाँ पर बैठ कर किस तरीके से पहिए से इसको घुमाते हैं और जो रुई है इसके ऊपर जो है लपेटती जाती है और सूत जो है वो बनता जाता है। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver, यानी कि पहले सूत काटने का काम हुआ और उसके बाद कपड़ा बुनने का सूत से, यानी कि फाइबर से। साइंस में आपने पढ़ा है ना, पहले फाइबर बनता है, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर ध्यान है आपको, तो उसमें आपने पढ़ा है ये। तो फाइबर बना, कॉटन से पहले क्या बना, फाइबर। ओके, अब फाइबर से क्या बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है। डन, चलो। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। वीविंग मेनली कौन करते थे, मैन करते थे, और स्पिनिंग मेनली कौन करते थे, वुमेन करती थी। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर नोन एज रंगरेज, रंगरेज कहा जाता था। उस समय भी डाई कलर तो यूज होते ही थे, है ना। फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वेवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपीगार्स। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी उस समय, ऐसे लकड़ी के टुकड़े होते थे, उनको कलर में भरकर इस तरीके से प्रिंट किया जाता था, तो जिनको क्या कहा जाता था, चिपीगार्स कहा जाता था। हैंडलूम विविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो उस समय ये जो इंडस्ट्री थी बहुत फ्लरिश हो रही थी, ये जो एरिया था, जो फील्ड था टेक्सटाइल का, वो बहुत फ्लरिश हो रहा था। देखो वुमेन भी, इनके पास भी काम है, स्पिनिंग कर रही हैं, वीवर्स हैं, इनके पास काम है, कपड़ा बुन रहे हैं, रंगरेज हैं, वो डाई कर रही हैं, चिपीगार हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो हैंडलूम विविंग में बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया ब्रिटेन के अंदर, तो इंडियन इसकी टेक्सटाइल की डिमांड कम इन्होंने कर दी। कैसे कर दी, वो अभी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से कंपटीशन से बचने के लिए इन्होंने इंडियन कॉटन को बैन करवा दिया। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। फर्स्ट, पहला क्या इफेक्ट रहा, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। ठीक है, तो कैसे कंपीट करना पड़ा भाई, क्वालिटी तो नो डाउट इंडियन
जो टेक्सटाइल थी, इंडियन जो कपड़ा था उसकी बहुत बढ़िया थी, लेकिन रेट की अगर हम बात करें तो ये रेट जो था काफ़ी महंगा पड़ता था, ठीक है। और जो ब्रिटेन से ये सामान लेकर के आ रहे थे, कॉटन जो लेकर के आ रहे थे, क्योंकि वो मशीनों में बना हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, तो सस्ता पड़ता था वो, ठीक है। तो पहला तो हुआ ये। Second, exporting textiles to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain, क्योंकि कई जगह इनको बैन कर दिया गया, कहीं पर इनके ऊपर जो टैक्स होते थे वो बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, तो वो पे करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। By the beginning of the 19th century, English-made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of the employment, यानी कि जो ब्रिटिश जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप इन सब मार्केट पर अपना कब कंट्रोल कर लिया, और इसकी वजह से जो इंडियन वीवर्स थे, इंडियन कपड़े की डिमांड कम हो गई, तो यहाँ के जो वीवर्स थे उनके लिए कामकाज क्या हो गया, ठप हो गया उनका। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट, क्योंकि बंगाल के जो वीवर्स थे वो सबसे ज़्यादा उन पर अफेक्ट हुआ, क्योंकि एक तो पॉलिटिकली जो है वो डिस्टर्ब हो गया था सारा सिस्टम, है ना। दूसरा, अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो वो इनके ऊपर जो है थोपे जा रहे थे। अब इस तरीके से वीवर्स की भी हम बात करें तो वो भी इनके ऊपर क्या हो रहा था, सारी चीज़ें इफेक्ट डाल रही थी। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट लोन टू देम, यानी कि पहले क्या होता था, रॉ मटेरियल के ये उनको लोन दे देते थे, है ना, और बदले में ये उनको सप्लाई दे देते थे। लेकिन अब जो था इन्होंने इनको जो है लोन वोन देना क्या कर दिया, एडवांस जो देना था वो बंद कर दिया। एडवांस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, ठीक है, क्योंकि उनकी तो अब जो ज़रूरत थी वो दूसरे मार्केट से पूरी होने लगी थी। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पेटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, बट वर्स वॉज स्टिल टू कम। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट, यानी कि ये तो हमारा काम ठप हुआ ही हुआ था, बाहर के देशों में जो हमारी सप्लाई बंद हुई थी, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अपना माल लाकर यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। इनफैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स वॉर्न बाय इंडियंस वर मेड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा जो है वो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होने लगा। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स, सबको इफेक्ट किया इसने। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless, लोग jobless हो गए। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, हालांकि जो मतलब अगर हम देखें कुछ तरह के जो स्पेशल कपड़े हैं, मशीन जैसे हम बात करें, कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन, जैसे साड़ी की हम बात करें ना, साड़ी जो उस समय मशीनों में नहीं बन सकती थी और वो सिर्फ इंडियन स्टाइल था, तो पूरी तरीके से हम कहें कि वो ख़त्म नहीं हुई थी। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस अ साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ विद ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स, दीज हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग्स द रिच बट ऑल्सो अमंग्स द मिडिल क्लासेज, क्योंकि ये जो ऐसा कपड़ा था सब लोग पहनते थे। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लोथ्स यूज्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया, ठीक है, यानी कि वो तो एक ही तरह का कपड़ा बनाते थे, तो अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो वो जिस तरह का स्टफ पहनते थे तो वो यहाँ पर नहीं बना पा रही थी ब्रिटिश कंपनी, और वो यहाँ पर सप्लाई नहीं कर पा रही थी, ठीक है। You must have heard about of the Sholapur in Western India and India and Mathura in South India. These towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. तो धीरे धीरे अगर हम देखें यहाँ पर फिर से साउथ इंडिया की हम बात करें या वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें, यहाँ पर जो है विविंग दोबारा से धीरे धीरे फ्लरिश होने लगी। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बायकॉट इंपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लोथ, है ना, स्वराज, आपको ध्यान है, स्वदेशी चीज़ों का जो है यूज़ जो है महात्मा गांधी ने शुरू करवाया, है ना, तो स्वराज एंड स्वदेशी, तो आपको ध्यान होगा, तो जितने भी बाइकआउट किया गया विदेशी चीज़ों का तो उसमें इसको स्टफ को भी छोड़ दिया गया। तो खादी जो है वो धीरे धीरे नेशनलिज्म का सिंबल बन गया, यानी कि जो खादी जो है उसको यूज़ किया जाने लगा। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इन 1931। 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने अपना फ्लैग जो है वो डिक्लेयर किया, तिरंगा जिसे कहा, और उसके बीच में जो इन्होंने चरखे को रखा, जो आज हम अशोक चक्र कहते हैं ना, उसकी जगह पहले क्या होता था, चरखा होता था, और चरखा जो है किसकी, हमारी नेशनलिज्म को शो करता था। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agriculture laborers. जिनके जॉब चले गए थे, बहुत सारे खेती बाड़ी के काम में लग गए, कुछ जो है माइग्रेट हो गए, एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका,
अलग अलग जगहों पर ये चले गए। जैसे हमने इंडिगो प्लांटर्स की बात की थी कि कुछ माइग्रेट कर गए, कुछ दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गए, कुछ शहरी इलाकों में मजदूरी का काम करने लग गए, कुछ दूसरे देशों में जो है लेबर का काम करने लग गए। Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर। यानी कि धीरे धीरे जब नेशनलिज्म डेवलप हुआ, जब देश में आज़ादी आई, तो बहुत सारे एरिया में जो है कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश हुई, तो उन सब जगहों पर भी इन लोगों को, इनमें से कुछ लोगों को जो है कामकाज मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इफ़ेक्ट किया हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। तो यहाँ तक हम वीडियो को पॉज करते हैं, लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इफ़ेक्ट हुई और इसने किस तरीके से दोबारा रीगेन भी किया अपने आप को, है ना, नेशनल मूवमेंट के कारण। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एनी हाउ इफ देर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।